ये सब प्लास्टिक होती हैं। इलास्टिक का अपोजिट ही प्लास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि जिसमें किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, मोमेंटम का लॉस ना हो, कैसा भी लॉस ना हो, एक की एनर्जी और दूसरे की एनर्जी वो पूरी तरीके से कंजर्व रहे, उसको इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। और इलास्टिक कोलिजन जो है, इलास्टिक कोलिजन का जो एग्जांपल हमने लिया था, वो एग्जांपल क्या दिया था कि कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स। ठीक है, अब देखिएगा, दे आर पार्शली इलास्टिक कोलिजन्स। तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली जो कोलिजन्स होती हैं वो पार्शली इलास्टिक होती हैं, इन विच द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस एंड सो द स्पीड ऑफ सेपरेशन इज लेस देन द स्पीड ऑफ अप्रोच। मतलब जिस स्पीड से दो बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ जाती हैं टकराने के लिए, और फिर टकराने के बाद जब वो अलग होती है ना, यानी कि जो सेपरेशन की उनकी वेलोसिटी होती है वो अप्रोच की वेलोसिटी के कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है। ठीक, उसके बाद देखें द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगला जो है वो है इसका कोफिशिएंट। मतलब शुरुआत में तो ये बताया गया कि भाई रियल कोलिजन्स जो होती हैं वो ना तो परफेक्टली प्लास्टिक होती है ना परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, वो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होती हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ अ कोलिजन एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन to the magnitude of relative velocity of approach before collision। मतलब शुरुआत टकराने के बाद जो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है टकराने के बाद वाली, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस। ठीक, और टकराने से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी यानी कि दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस, उनके मैग्नीट्यूड का यानी कि मॉडुलस का रेशियो निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है। तो जैसे हमने बोला कि टकराने के बाद जो वेलोसिटी है, इट इज़ गिवन बाई E is equal to V1 माइनस V2 का मॉड अपॉन U1 माइनस U2 का मॉड, ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2। ऐसा इसलिए कहा जाता है, माइनस इस वजह से लगाया जाता है, माइनस इस वजह से, या तो मॉडुलस लगा दो, ये फॉर्मूला भी ठीक है, या फिर अगर मॉडुलस नहीं लगाना चाहते तो ये कर दो। इससे है क्या कि अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि U1 की वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट ए है, ये है ऑब्जेक्ट ए और इधर है ऑब्जेक्ट बी, तो U1 जो है टकराने से पहले U1 U2 से ज़्यादा है। मान लीजिए कि U1 इज ग्रेटर देन U2। जब U1 U2 से ज़्यादा होगा तो U1 माइनस U2 क्या होगा, U2 को इधर ले आओ, U1 माइनस U2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। उल्टा होता है कि अगर U1 U2 से ज़्यादा है तो टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज़ बड़ी तेज़ी से जा रही है। अगेन आप एग्जांपल लीजिए कैरम का, तो कैरम का आप एग्जांपल लीजिए, तो कैरम में जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से अगर मान लीजिए हमको बड़ी तेज़ी से स्ट्राइक करवाना है तो हम स्ट्राइकर से बड़ी तेज़ी से मारेंगे। तो जब तेज़ी से मारेंगे तो जिस गीटी पर वो जाकर टकराएगा वो वाली जो गोटी है वो तेज़ी से आगे जाएगी, और स्ट्राइकर जो है वो उसकी वेलोसिटी चलेगा थोड़ी दूर तक स्ट्राइकर भी, लेकिन कंपेरेटिवली उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि कोलिजन के बाद में, टकराने के बाद में जो पहली वाली वेलोसिटी है जो पहले ज़्यादा थी उसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि V1 विल बी लेस देन V2। अब जब V1 V2 से लेस देन है तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर लेकर आओ, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। V1 माइनस V2 लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, V1 माइनस V2 क्या हो गया, नेगेटिव, और U1 माइनस U2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि U1 माइनस U2 क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, और एक ऊपर जो V1 माइनस V2 है, एक नेगेटिव टर्म को अगर हम एक पॉजिटिव टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट विल बी नेगेटिव। तो या तो आप मॉड लगाकर लिखें, और मॉड लगाकर नहीं लिखना चाहते हैं, आप कहें कि नहीं मैं तो सीधी सीधी उसकी वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो आप नेगेटिव लगाकर लिखें। आप ये कहेंगे रिजल्ट का नेगेटिव कैसे आ गया, मॉड का तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। वो इस वजह से आया कि जो ये है ना हमारे पास V1 माइनस V2, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसके आगे अगर नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में U1 माइनस U2 वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये जो नेगेटिव यहाँ लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया ताकि इस नेगेटिव वाली टर्म को वो पॉजिटिव बना दे। समझ गए?
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये अच्छा, तुम्हारा रायन वालों का नेक्स्ट एग्जाम कब है? नहीं, मतलब अब एग्जाम कब होगा अगला? तुम्हारे यहाँ पर वो सेकंड बुक करा दी है ना स्टार्ट? हाँ, तो उसमें क्या चल रहा है, सॉलिड या लिक्विड? उसमें अभी नहीं पता, अभी पढ़ा ही नहीं, अभी पता चल रहा। अच्छा, इंट्रो दिया था अभी सेकंड पार्ट। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं सभी बच्चों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ना कल से 2-3 दिन लगातार क्लास लूँगा अभी, और वो मैं लूँगा दोपहर में 2:30 बजे या 2:40 पर, 2:30 या 2:40 पर। तो उस क्लास में मैं क्या करूँगा, उस क्लास में मैं ये DDPS वाले जो बच्चे, इनके यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों करा दिया गया है, और इनका एग्ज़ाम दीपावली के जस्ट बाद एग्जाम शुरू है। तो चलेगा तो यहाँ पर भी बैच में, लेकिन पहले मैं इनको सॉलिड और लिक्विड, ये जो मैं अपना टारगेट लेकर चल रहा हूँ, ये मैं दीपावली से पहले सॉलिड और लिक्विड फिनिश करा दूँगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप में से भी कोई बच्चा उसमें आना चाहता है तो आ जाइए, मैं तो इनको पर्सनली करा दूंगा उस चीज़ को। बैच में वो चलेगा ही। उसके बाद जरा ये ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही करवा रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं ना, नोट्स को तो आपको देखकर थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी कि बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, 50 पेज के नोट्स हैं। तो वहाँ तक जाना नहीं है, हार्डली आप समझ लीजिए 30-32 पेज हैं, इसमें से 17-18 पेज तो गायब ही कर देना, वो है नहीं, वो सिलेबस में से हटा दिया है। मैं अभी सिलेबस डिस्कस करूँगा, पहले वर्क एनर्जी पावर खत्म कर लेते हैं। इसी तरह से ज्वाइन करना, बट मैं स्कूल से 3:30 तक घर पहुँचती तो वैसे मैं करवाऊँगा। आपका जो अभी एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में जो अभी होने वाला है, जो नवंबर में होगा, उसमें आपके में शायद फर्स्ट बुक ही आ रही है, ठीक है ना? तो ये मैं इनको करवा रहा हूँ जब हम अभी ये वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद में रोटेशनल मोशन है और ग्रेविटेशन है। भाई एनी हाउ ये भी मेरे को जल्दी से जल्दी कराना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नवंबर तक ये भी मेरे को करवाना ही है, क्योंकि नहीं तो फिर ना आप समझ लीजिए कि दिसंबर तक तो सारा कुछ ये खींच ही देंगे स्कूल में, चाहे कोई भी स्कूल हो, वो करवा ही देंगे। तो हमें थोड़ा सा स्पीड में करना है इस चीज़ को, तो आपके मतलब रेगुलर बैच में भी हम वहाँ तक आ ही जाएंगे। लेकिन क्या है कि इन बच्चों को रिविज़न की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनके 31 से है ना एग्ज़ाम शुरू। फिर 7 फिजिक्स का तो 9th को है, मैथ्स का 4th को है। एग्ज़ाम शुरू कब से हैं? 2 तारीख से शुरू है। तो चलिए आप ये समझ लो कि 26 या 27 को दीपावली की छुट्टियां खत्म है, ठीक है। उसके बाद मुश्किल से अक्टूबर के 3 या 4 दिन बचते हैं, और उन 3-4 दिनों में टेंशन हो जाएगी इतनी ज़्यादा, और तब ये लगेगा कि हम रिवाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम दीपावली से पहले तुम्हारा मैं बता रहा हूँ DDPS का, अगर आप दीपावली से पहले ये 2 चीज़ें कर लेते हैं ना, ये 2 चैप्टर, जिसमें सॉलिड बहुत छोटा सा चैप्टर है, लिक्विड लंबा है, सॉलिड छोटा चैप्टर है, अगर ये 2 आप कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरा सिर्फ ग्रेविटेशन बचा हुआ है। लॉस ऑफ मोशन आप रिवाइज करते रहो, लॉस ऑफ मोशन भी आ रहा है ना, वो आप करते रहो। नहीं, लॉस ऑफ मोशन नहीं आ रहा। नहीं, तुमने तो बताया था। नहीं वो तो उसमें आ रहा था। मतलब इन ये जो 3 चैप्टर है ना, इनके अलावा एक चैप्टर और आ रहा है कोई? ग्रेविटेशन है, ये सॉलिड है, फ्लूइड है, हाँ। और एक मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन है शायद। अच्छा, स्ट्रेट लाइन होगा, अच्छा ठीक है। तो जो भी होगा वो मैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप पर डाल दूँगा, अगर कोई भी बच्चा आना चाहे तो आ जाए, लेकिन ये चीज़ आप समझ लें कि किसी भी बच्चे का लॉस नहीं होगा। इनको थोड़ा सा मैं जल्दी कराना चाह रहा हूँ, उसको मैं रिवाइज़ करवाऊँगा, मेन बैच में चलेगा, वो दोबारा से चलेगा, प्रॉपर्ली चलेगा, तब इनका रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट टाइम हो जाएगा बच्चा। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। इसमें द वैल्यू ऑफ E डिपेंड्स ऑन द मटीरियल्स ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। फॉर 2 ग्लास बॉल्स E इज इक्वल टू 0.95 एंड फॉर लेड बॉल्स E इज इक्वल टू 0.20। दोनों में अंतर समझ गए, ग्लास और लेड में। ग्लास हो गया ट्रांसपेरेंट, ग्लास क्या हो गया, कांच की बॉल, और जो लेड है, लेड क्या हो गया, शीशे की बॉल। शीशा और कांच में अंतर होता है। लेड जो है, लेड की बॉल जो है, जो ग्लास की बॉल होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, उस बॉल को आप लोगे तो उसके आर पार आप देख सकते हो, जैसे ये ग्लास है, ठीक है। और अगर इसी में हम अपना चेहरा देख पाएँ तो ये लेड बन जाएगा, ये शीशा बन जाएगा, ठीक। तो 2 ग्लास बॉल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन 0.95 होता है, और 2 लेड बॉल्स के लिए ये होता है 0.20, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा ये हम कर रहे हैं ना, ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, लास्ट वाला टॉपिक, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो फिर भी आप कर लीजिए इसको, क्योंकि ये कोलिजन का एक पार्ट है, इस वजह से कर लेना ज़रूरी है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स एज फॉलोज। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है, E इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा।
वो 1 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़ और डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज़ ये दोनों सेम होते हैं। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अगर न्यूमरेटर में भी 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 है, सेम हो गया ना, मतलब दोनों, अगर दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है, फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं करना, इसमें डिटेल में नहीं जाना। थर्ड देखें, फॉर ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 होगी और सुपर इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसी चीज़ को जो है वो एक टेबल बनाकर लास्ट में दिखा दिया गया है। इलास्टिक में कंजर्व्ड है, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सुपर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये हम सबकी प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, परफेक्टली इलास्टिक की, सुपर इलास्टिक की, इलास्टिक की और इनइलास्टिक की, इनके सबकी हम कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं। 3-3, 4-4 कैरेक्टरिस्टिक सबकी देखी है। उसमें क्या है, किसी में लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, किसी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, किसी में जो है और मोमेंटम सभी में कंजर्व्ड है। तो ये हम देख चुके हैं। तो आप ये देखिएगा कि इसी को टेबल बनाकर बता दिया है लास्ट में। तो लास्ट में जो लिखा हुआ है कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसमें एक चीज़ नई ऐड करी है कि इलास्टिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 1 होता है। इनइलास्टिक के केस में E जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में E 0 के इक्वल होता है और सुपर इलास्टिक के केस में E 1 से बड़ा होता है। E क्या है? एक रेशो है बस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज़ के डिफरेंस का और इनिशियल वेलोसिटीज़ के डिफरेंस का रेशो है E। ठीक है, तो जी यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। और अब जरा आप आ जाइए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल। तो एक बार पहले पूरे चैप्टर को ओवरव्यू लेंगे। 50 पेज हैं इस बार। तो ये अच्छा, दोनों शुभ है। रायन वाला है अभी? रायन वाले शुभ को आवाज़ आ रही है मेरी? कहाँ है? नहीं है ना, ये देख लो, गड़बड़ कर रहे हैं। सर वो क्लास में तो है। क्लास, अरे वो अटेंड कर रहा है लेकिन इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अरे भाई बताओ किधर हो? नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, चलिए जी, एक ना फाइल भेजी है अभी ग्रुप पर, देख लीजिए। इसमें 24 पेज हैं। आपके जो मतलब के हैं वो शुरुआत के पेजेस हैं जिसमें आपका सिलेबस लिखा हुआ है फिजिक्स का। इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 4 पर आ जाइए, नीचे यूनिट नंबर 5 है ये आपका। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखेंगे ना चैप्टर नंबर 6, जैसे अभी हमने फिनिश करा है वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इसमें देखें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, जिसमें हमने ग्राफ्स बनाए थे और ये देखा था कि अगर हमको वेरिएबल फोर्स भी दे रखा है तो उसके नीचे का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट
और फोर्स के बीच का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ का, उससे वर्क डन मिल जाता है। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, फिर मोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशंस। तो लास्ट में हमने बस यही करा है, इसके आगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग से मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ये वर्क एनर्जी एंड पावर में लिखा हुआ है। ये वाला जो है ये मैं आपको इस वाले चैप्टर में इंक्लूड करके बताऊंगा, चैप्टर नंबर इसमें 8 में, ग्रेविटेशन, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये उसके नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है, इसको देखो जरा आप। तो जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक। तो ये 3 पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं। इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला पैराग्राफ है वहाँ के नोट्स हमारे, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, PDF जो भेजी है, वहाँ के नोट्स हमारे जाते हैं पेज नंबर 1 से लेकर, और एन पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, ठीक है, और रोटेशनल मोशन, ये जाते हैं पेज नंबर 12 तक। जो पहला पैराग्राफ है, ये जो सिलेबस का पहला पैराग्राफ है, वहाँ पर हमारा पेज नंबर 12 तक कुछ भी आपको काटने की जरूरत नहीं है, टोटल करना है सब कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है वो है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये है। और उसके बाद जो तीसरे पैराग्राफ में 2 लाइनें, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो ये जो 2 पैराग्राफ हैं इनको एक इंक्लूड करके बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पेज नंबर 13 पर है, 14, 15। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, सेकेंड पैराग्राफ में पहली ही लाइन पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, ये पेज नंबर 16 पर हूँ मैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 17 पर आ जाते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये थर्ड पैराग्राफ में पहली लाइन में सिलेबस में लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ये वाला टॉपिक है। उसके बाद टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ कपल। तो कपल मेंशन है, कपल इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन टॉर्क में ही आता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क तो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है ना, कोई भी दरवाज़ा है, तो दरवाजे का जो एक रेक्टेंगुलर होते हैं दरवाजे सारे, सर्कुलर तो नहीं होते, रेक्टेंगुलर होते हैं, तो उसका जो एक कोना है, जो एक साइड है, वो तो हिंज पर फिक्स होती है और दूसरी ऐसे ऐसे रोटेट होती है, दूसरी रोटेट होती है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि कोई सेंटर पर बीच से फिक्स है और उसको पूरा मैं रोटेट कर पाऊँ, दोनों तरफ से रोटेट कर पाऊँ, तो वो बन जाती है कपल। जैसे कि साइकिल का पेडल होता है ना, तो साइकिल का जो पेडल होता है वो बीच में उसमें हिंज होती है और वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम पाता है, पेडल जिस पर हम पैर रखते हैं, तो वो ऐसे ऐसे मूव कर पाता है, ठीक है, तो वो कपल होता है। तो वो भी टॉर्क वाले टॉपिक में ही आएगा। तो पेज नंबर 18, 19, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क वेक्टर प्रिंसिपल, स्पेशल केस आ गया इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ गया, टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है। और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन, पेज नंबर 30 तक तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, पेज नंबर 30 तक सारा कुछ करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी रोटेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, उसके एप्लीकेशन, ये सारा कुछ यहाँ तक कंप्लीट होता है पेज नंबर 30 तक। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 31 पर, नोट्स का पेज नंबर 31, और जो सिलेबस है, सिलेबस का लास्ट पैराग्राफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये तो जरा देखो पेज नंबर 31 पर मेंशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पेज नंबर 32 पर है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पेज नंबर 33 पर है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब इसके बाद चलो 34 तक मान लो, 34 पर लिखा हुआ है फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, दिखाई दे रहा है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। 34 के आगे का कुछ भी नहीं करना, ठीक है, 33 तक आपको करना है। जो लास्ट के जो 17 पेजेस हैं, इन 17 पेजेस में क्या है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या होती है,
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, और उनकी हेल्प से सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब पता है क्या होता है? ये ऐसा होता है कि जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन जो है, फ़ैन घूम रहा है, फ़ैन घूम रहा है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, तो उसकी वजह से उसको एनर्जी मिल रही है और वो घूम रहा है, और फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करते ही क्या फ़ैन में एकदम से रुक जाता है क्या एकदम से ब्रेक लग जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता, धीरे 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 घूमता रहता है। तो वो अपने इनर्शिया की वजह से घूमता है, लेकिन उसको इनर्शिया ना बोलकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जहाँ पर भी रोटेशनल मोशन आ जाता है वहाँ पर मैं उसको मोमेंट बोल देता हूँ। इसीलिए नॉर्मल जो फोर्स होती है उसको तो फोर्स कहा जाता है, और जो रोटेशनल फोर्स है उसको मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोल दिया जाता है। ये होता है, तो इसलिए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि घूमने वाला जो इनर्शिया है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स को ऐसे जोर लगाकर उसको फेंक दिया ऐसे, तो जब तक मैं जोर लगा रहा था, जब तक मैं उसको पुश कर रहा था, तब तक तो वो चल ही रहा था। फिर जब मैंने फोर्स लगानी बंद कर दी तब भी तो वो थोड़ी दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद की एक इनर्शिया डेवलप हो गई थी। तो उसको सिर्फ इनर्शिया बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो गोल गोल घूमता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो ये प्रूफ्स थे ना, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस वाले, ये थे असली लेंदी और समझने वाले। मतलब डेरिवेशन उतना लेंदी नहीं लगेगा, लेकिन इनको समझने में थोड़ा टाइम लगना था। तो ये इन्होंने लास्ट लाइन आप देखें सिलेबस में, वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। टफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बताए भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ डिस्क और रिंग तक, ये बोला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, डिस्क और रिंग तक ही आपको सिर्फ वहाँ तक ही सीमित रहना है, उसके आगे नहीं जाना। और ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन करा है नो डेरिवेशन, फिर डेरिवेशन आपको करनी ही नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उसके फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलों का एक चार्ट बना लेंगे, हर एक के 3-3 फॉर्मूले होंगे। एक हो जाएगा आपका डिस्क का, एक हो जाएगा रिंग का, और एक हो जाएगा रॉड का, बस। तो टोटल 9 फॉर्मूले होंगे, और वो भी आपस में कोरिलेट कर करके हम याद करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर पेज नंबर 33 तक जाना है, और इसमें भी कुछ 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बीच बीच में आपको बता दूँगा, ठीक है। और अभी 2-3 दिन के अंदर ही कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी हार्ड कॉपी आपको दे दूँ। इसमें ग्रेविटेशन वाला और इंक्लूड करूँगा अभी मैं। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इसको शुरुआत से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन।